आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के नापाक मंसूबों पर संसद से ताबड़तोड़ सर्जिकल स्ट्राइक की है। 48 घंटे में लगातार दूसरी बार रक्षा मंत्री ने चीन पर डायरेक्ट अटैक किया है। मंगलवार को लोकसभा से और आज राज्यसभा से राजनाथ सिंह ने चीन पर जमकर निशाना साधा। आज राजनाथ सिंह ने संसद में चीनी सेना के खिलाफ जो अटैक किया उसमें चीनी सेना की हर हरकत और हर साजिश के खिलाफ पुख्ता सबूत भी हैं। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। संसद से रक्षा मंत्री का चीन पर हमला। सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस चुनौती का सफलता से सामना करेंगी और इसके लिए उन्हें सचमुच उन पर हमें गर्व है। 48 घंटे में 2 बार चीन पर जुबानी अटैक। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में मिला साथ। आपकी आवाज, पूरे भारत की आवाज ये गूंजनी चाहिए कि हमको अपनी सेना पर जो तिरंगे के नीचे लड़ती है उस पर गर्व है, उनकी बहादुरी पर, उनके बलिदान पर। पूरे सदन ने बढ़ाया भारतीय सैनिकों का मान। देश का सीमा पर हमारा फौज खड़े है, वहाँ परिस्थिति क्या है रक्षा मंत्री ने विस्तार से हमको अवगत कराया। आज राज्यसभा में 2 दिन पहले लोकसभा की ही तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को आईना दिखा दिया और लद्दाख में चीन की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। चीन ने अप्रैल से ही लद्दाख में साजिशी रचना शुरू कर दिया था। मई में भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग में रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। LAC पर घुसपैठ की कोशिशें करना शुरू कर दिया था, लेकिन भारतीय सेना ने संयम से काम लिया और चीनी सेना ने इसे भारत की कमजोरी समझने की बड़ी भूल कर दी और यही भूल उसे भारी पड़ गई। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू के साथ हमारे 19 और बहादुर जवानों ने भारत माता की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लद्दाख जाकर वीर जवानों का हौसला बढ़ाया। मैंने भी बहादुर जवानों से मिलकर उनके शौर्य और अटूट साहस का स्वयं भी अनुभव किया है। अध्यक्ष महोदय, राजनाथ सिंह ने चीन को आंखों में आंखें डालकर कहा कि भारत की सेना किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। हालांकि राजनाथ ने ये जरूर कहा कि लद्दाख में चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने ये भी साफ किया कि देश का मस्तक न झुकने देंगे और न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है सभापति महोदय, और हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इस बार भी सीमा पर हमारे वीरों ने किसी भी प्रकार की आक्रामकता दिखाने के बजाय धैर्य और साहस का परिचय दिया है। लद्दाख में चीन के एक्शन साफ जाहिर करते हैं कि चीन भले ही शांति और समझौतों की जितनी मर्जी बातें कर ले, लेकिन उसका असली मकसद साफ है और चीन के हर मकसद को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। दोनों पक्ष को LAC का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का यानी स्टेटस को का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन करना चाहिए। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है
कि स्थिति को एक जिम्मेदार ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए और द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संसद से चीन पर स्ट्राइक करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को साफ मैसेज दे दिया कि भारत बातचीत से विवाद का हल निकालने के लिए तैयार है, लेकिन अगर चीन ने लद्दाख में युद्ध की जमीन तैयार की है तो उसके लिए भी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। अब चीन इसे चेतावनी समझे या धमकी, लेकिन भारत ने फैसला कर लिया है कि वो अब ज्यादा दिन तक चीन को शांति के उपदेश नहीं देने वाला। चीन अगर युद्ध चाहता है तो अपनी ये हसरत भी पूरी करके देख ही ले। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो हमारे साथ आ गए हैं संबित पात्रा, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आ गए हैं अभय दुबे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आ गए हैं पूर्व डीजी इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, रक्षा विशेषज्ञ, और अशोक सज्जनार हमारे साथ आ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, पूर्व राजनयिक हैं। आप चारों का स्वागत है। लेकिन यह बताते हुए कि मेरे 3 सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेह लद्दाख से 2 सहयोगी हमारे इस वक्त मौजूद हैं, गौरव सावंत और अभिषेक भल्ला, और मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, जहां से एक बार नहीं बल्कि 2 बार संसद में खड़े होकर सरकार ने चीन को सीधे सीधे तौर पर एक सख्त संदेश दे दिया है। लेकिन अभय दुबे, क्या यह सख्त संदेश कांग्रेस को पर्याप्त सख्त नहीं लगता जो देश की संसद से दिया गया? देखिए रोहित जी, आज मैं अपेक्षा कर रहा था कि जब हमारे 20 सैनिकों ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए शहादत दी है, तब कम से कम भारत के प्रधानमंत्री 20 मिनट निकालते और सारे राजनीतिक दल, समूचा देश जब दृढ़ता से सैनिकों के साथ खड़ा है तो उन्होंने भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करनी थी। एक बात मैं यहाँ आगाह कर देना चाहता हूं, देश पूरा समूचा सेना के साथ खड़ा है, मगर ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, चीन की टैगलाइन है उसकी, फाइट एंड विन विदाउट वेजिंग अ वार, युद्ध लड़े बगैर युद्ध को लड़ने का कौशल। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चीन की मदद करने पर आमादा है। मैं अपेक्षा कर रहा था कि कम से कम देश के रक्षा मंत्री जी इस बात को स्वीकारेंगे जो 6 अगस्त को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट ने स्वीकारा। उन्होंने कहा कुरांग नाला में, गोगरा में और पेगोंग सो लेक में चीन ने घुसपैठ की है, ये उन्होंने स्वीकारा। 16 और 17 जून को एमईए के स्पोक्स पर्सन ने और विदेश मंत्री जी ने जो स्वीकारा, आज भी वेबसाइट पर है कि ये परिस्थितियां इसलिए निर्मित हुई क्योंकि चीन ने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया। मुझे लगता है कि आज हमको चीन का साथ देने की अपेक्षा। देखिए इसका लाभ क्या है, बार बार हम क्यों मांग कर रहे हैं? जिस दिन आप ये बात स्वीकारेंगे उस दिन अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को चीन ये नहीं कहेगा कि ये हिस्सा हमारा है जहां हम मौजूद हैं। इतना नहीं, मैं आगाह करना चाहता हूं, खेमकुल्ला के पास भी हिमाचल प्रदेश में 20 किलोमीटर की सड़कें उन्होंने बनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने खुद शिकायत की कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना घुसती है। इतना ही नहीं, लोकसभा में स्वीकारा गया है कि 1025 बार बीते 3 सालों में चीन ने घुसपैठ की है। तो हम देश की सेना के साथ, सरकार के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ खड़े हैं। जी, जमीन कब्जा कर लेना देश की और घुसपैठ की कोशिश करना, क्या इन दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता आपको? बहुत आपने 3 जगहों का नाम लिया, उन 3 जगहों का नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में लिया, लोकसभा में खड़े होकर बोला और कहा कि इन्होंने घुसपैठ की कोशिश की, फायरिंग तक हुई, नहीं, इस बात को स्वीकार किया। देखिए घुसपैठ की हुई है, आज मौजूद है। ये 6 अगस्त को डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर डाला। रोहित सरदाना जी, हम भी भारत के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। दौलत बेग ओल्डी में वाई जंक्शन पर आज भी सर आप समर्पण का भाव रखते हैं, मैं उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन आपने खुद ही एक तरीके से कह दिया हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घुटने टेक रखे हैं, वो चीन की मदद कर रही है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीन जीत गया, भारत हार गया। आप तो लड़ने से पहले हार मना चुके हैं भारत की, फिर आप कह रहे हैं कि हम समर्पण का भाव रखते हैं। ये दायित्व देखिए रोहित सरदाना जी, ये बात जनवरी 2018 में रॉ ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था सरकार को। उन्होंने कहा था, इसी साइबर स्पेनियोज के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से चीन के लोग शादी करके नागरिकता ले रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, यहाँ पर हवाला का कारोबार फर्जी कंपनियां खोलकर कर रहे हैं, और सीबीडीटी ने छापा 19 जगह पर मारा और इस बात की पुष्टि हुई। तो ये पहली बार नहीं था, ये एक जो किताब लिखी है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने, उसने पूरा ब्यौरा
दिया है इस बात का। तो हम सरकार देश के साथ खड़ी हो, हम सरकार के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं, लेकिन इस सच को स्वीकारना पड़ेगा सरकार को कि पेट्रोलिंग पॉइंट 4 से लेकर 8 तक उन्होंने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। दौलत बेग ओल्डी में और लेक में चीन की सेना लेह भी ले चलूंगा। दौलत बेग ओल्डी तक गौरव सावंत हो क्या है, उनके पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे भाई वो क्या देख के आए वहां पर। लेकिन उसके पहले संबित पात्रा अपनी बात रखिए। वो कह रहे हैं कि सरकार ने संसद में बोला लेकिन सच नहीं बोला, पहला। दूसरा, उनको उम्मीद थी कि पीएम बोलेंगे, आपने रक्षा मंत्री से बुलवाया। बोलिए। देखिए, बुरा मत मानिएगा रोहित जी, ये जो भद्रता होती है जिसको कर्टसी कहा जाता है अंग्रेजी में, उसका भी एक एलएसी होना चाहिए। अब मुझे तो लगता है, मुझे इस भद्रता के एलएसी को हमने बहुत दिन तक उस एलएसी को क्रॉस नहीं किया है। अब वी शुड गिव अ डैम अबाउट दिस। ये कर्टसी का खेल, मतलब सीडीएस बोले तो उनकी बात पर विश्वास नहीं, आर्मी के चीफ बोले तो उनकी बात पर विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री बोले तो उनकी बात पर विश्वास नहीं, रक्षा मंत्री बोले तो रक्षा मंत्री क्यों बोले, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले, प्रधानमंत्री बोले तो प्रधानमंत्री क्यों बोले, विदेश मंत्री क्यों नहीं बोले, विदेश मंत्री बोले तो विदेश मंत्री क्यों बोले, रक्षा मंत्री क्यों नहीं बोले। ये जो मजाक करने की कोशिश की जा रही है, यहां पर मैंने सवालों का क्रम बनाया है, मैं जवाब देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता कहां है, 20 हमारे जवान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री का कुछ नहीं हुआ, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। अब याद करिए, 20 हमारे जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री लद्दाख गए, उन्होंने नीमो में जाकर पूरे देश को संबोधित किया और उसके बाद बेस हॉस्पिटल में जो हताहत हुए थे उन जवानों को देखने भी गए। यही कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि ये कोई आर्मी के लोग थोड़े ही हैं, ये तो ड्रामा कंपनी है, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये तो ऐसे ही लेटे हुए हैं, योगा कर रहे हैं, इनको तो कुछ नहीं हुआ है। आर्मी को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि नहीं साहब, ये हमारे जवान हैं, ये हताहत हुए थे, कोरोना के कारण इनकी अलग यूनिट बनी है। दूसरी बात, आप याद करिए, इनका सवाल था कि टैगलाइन है चाइना का, टू फाइट विदाउट विनिंग अ वॉर, विदाउट वेजिंग अ वॉर, टू विन विदाउट वेजिंग अ वॉर। बिल्कुल सही बात है। अगर देश का ऑपोजिशन इसी प्रकार से चाइना के पक्ष में लड़ता रहेगा तो चाइना को लड़ने की क्या आवश्यकता है। इंडिया है सरेंडर्ड, मोदी है सरेंडर्ड, इंडियन प्राइम मिनिस्टर डरपोक है, भारत का प्रधानमंत्री कहीं छुप गया है, भारत के पास असला नहीं है, भारत में दम नहीं है, भारत छुपा हुआ है। 2008 में जाके माँ बेटे वहां पे चुपके शी जिनपिंग के साथ एक एमओयू साइन करते हैं। 2008 में ओलंपिक में सोनिया गांधी वहां चीफ गेस्ट बन के जाती है। और आप देखिए, पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से आता है, तो अपने आप चाइना जीत ही जाएगा। हाइब्रिड वॉरफेयर ही है, सही बोल रहे हैं। और कुछ यहाँ पे चाइनीज हाइब्रिड बैठे हुए हैं, दिखते इंडियन है चाइनीज, दिखने नहीं, हाइब्रिड चाइनीज है, सरकार से विपक्ष ये एक्सपेक्ट कर रहा है, बिल्कुल इंडियन दिखते हैं चाइनीज। संबित जी, अगर सरकार से विपक्ष ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सीधे सवालों के सीधे जवाब दे दें, तो दे क्यों नहीं देते? अगर कुछ गलती नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं है, अगर कुछ ऐसी चीज नहीं हुई है जिसको देश के सामने आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो रख दें संसद में, क्या दिक्कत है? चलिए, मैं इसको अभी जवाब देके अभी सॉल्व करता हूं। देखिए रोहित जी, हम तो दो यहाँ राजनेता बैठे हुए हैं, यहाँ दो ऐसे भी लोग हैं जो तटस्थ हैं, जो आर्मी बैकग्राउंड के हैं और जिनको कोई राजनीति से मतलब नहीं है। इसको वेट करवा लीजिएगा, जो मैं कहूँगा उसको वेरीफाई करवा लीजिएगा। इनका मूल प्रश्न है कि अगर एलएसी ब्रीच नहीं हुआ है और चीन की आर्मी इंडिया में आकर इन्वेजन नहीं की, तो ये बार बार हमारी सरकार स्टेटस क्वो एंटे क्यों बोल रही है? देखिए, वो यथास्थिति बनाने की बात इसलिए कर रही है क्योंकि जो एलएसी है वो एलएसी के दोनों तरफ, चाइनीज साइड के 2 किलोमीटर और हमारे साइड के भी 2 किलोमीटर में 1993 और 1996 के एग्रीमेंट के अंतर्गत वहां भी चाइना, अपने तरफ में भी चाइना बिल्डअप नहीं कर सकता है और कोई परमानेंट या टेम्पोररी स्ट्रक्चर इरेक्ट नहीं कर सकता है। मगर चीन ने एलएसी के अपने तरफ एक भारी मात्रा में बिल्डअप किया है, जिसके नतीजे में इंडिया ने भी काउंटर बिल्डअप किया है। एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में, दोनों एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में चल रहा है। तो भारत का कहना है, आपने संधि का उल्लंघन किया है, आप अपने स्ट्रक्चर्स को और अपने जवानों को पीछे हटाइए जो संधि हुई थी, हम भी अपने काउंटर बिल्डअप जो किया है हम पीछे हटाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत ने सरेंडर कर दिया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जमीन लूट ली, हमारी जमीन चली गई। संबित जी, मैं इसकी तस्दीक, अभय जी आपके लिए भी इसकी तस्दीक मैं लेह से कराना चाहता हूं। वहां हमारे 2 सहयोगी हैं, देखिए धूप कितनी तेज है, आंखों चुंधिया जाती है इस वक्त में खड़े होने पर वहां पर, और शाम होते होते मौसम बिल्कुल पलट जाता है। ऐसी परिस्थिति में वहां सैनिक खड़े होते हैं, ऐसी परिस्थिति में वहां रिपोर्टर खड़े हैं। गौरव सावंत, आप दौलत बेग ओल्डी तक गए, जहां तक कोई नहीं जाता, आमतौर पर कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होती वहां से, लेकिन आज कांग्रेस के प्रवक्ता वो ये कह रहे हैं बैठकर यहां पर कि हमें पता है कहां कहां पर चीन घुसा चुका है,
हमें पता है कहां कहां चीन ने बिल्डअप कर लिया और हमें पता है कहां कहां चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है। क्या वो सही कह रहे हैं? देखिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रोहित इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति है। कुछ क्षेत्रों में चीन ने घुसपैठ की है, कुछ क्षेत्रों में भारत अपनी सरहदों की सुरक्षा कर रहा है और भारत को अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने की आवश्यकता है, भारत ने वो कदम उठाए हैं। चाहे वो रिजांगला हो, रिचिनला हो, पंप हो, पेंगोंग त्सो के उत्तर में फिंगर 4 के ऊपर एक रिज पर अपनी चौकी बनाना हो, यह कदम दिखाता है भारत का ठोस जवाब चीन को। अगर चीन ने 1993 और 1996 में जो 2 एग्रीमेंट्स हुए थे, दोनों का उल्लंघन किया, तो भारत ने भी उसका प्रत्युत्तर दिया है चीन की ही भाषा में। और रोहित, जो इंडिया टुडे और आज तक ने एक्सक्लूसिव खबर की है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, संभवतः पूरे देश को यह जानने की आवश्यकता है, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत चीन की ही भाषा में चीन को जवाब दिया गया है और अभी भी दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि भारत डर गया या हार गया या पीछे हट गया, यह सही नहीं है। लेकिन हमारे परसेप्शन के मुताबिक जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, उसके मुताबिक चीन फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच आ गया है और यह उल्लंघन है। लेकिन चीन के मुताबिक हम लोग रिजांगला और रिचिनला में गए हैं, तो इसको चीन उल्लंघन मानता है। भारत डरा नहीं है। यही बात आज रक्षा मंत्री ने भी कही कि कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा अपने देश को बचाने के लिए, और यह भी कहा कि हमारी सेना को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती पेट्रोलिंग के लिए। दौलत बेग ओल्डी में मैं पिछले महीने होकर आया, वहां पर भारतीय सेना, लद्दाख स्काउट्स, आईटीबीपी बिल्कुल काराकोरम पास तक मौजूद है, जो हमारी आखिरी चौकी है वास्तविक नियंत्रण रेखा और आईबी पर। ठीक, अभिषेक भल्ला, क्या भारत की जमीन कब्जा ली है चीन ने? जी रोहित, देखिए, भारत की चीन ने भारत की जमीन कब्जाई है या नहीं, इस पर चर्चा चलती रहेगी। लेकिन ये बात सही है कि चीन ऐसे इलाकों में आके बैठा था जहां पे शुरू से भारत रहता था। तभी भारतीय सेना का ये स्टैंड रहा है और भारतीय सरकार का ये स्टैंड रहा है कि स्टेटस को एंटे एज ऑफ अप्रैल, यानी कि वो यथास्थिति जो अप्रैल एंड में थी वही बननी चाहिए। चीन इस पर जो है कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। 5 बार कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हो चुकी है, कुछ भी नतीजा नहीं निकला। हर बार उस बातचीत में यही निर्णय लिया जाता था कि क्या रोड मैप है डीएस्केलेशन का, कैसे पीछे हटेंगे। भारतीय सेना भी कुछ इलाकों में पीछे हटी, जैसे कि गलवान में चीन की सेना भी पीछे हटी। पेंगोंग त्सो को लेके लेकिन बहुत बड़ा मसला बना रहा और यह देखा गया कि बार बार प्रोबिंग मिशंस चलते रहे चीन की सेना की तरफ से, और अब बात ये पहुंच गई है कि 4 महीने से ज्यादा हो गया है और तनाव बना हुआ है, डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं रोहित की अब बहुत बात हो चुकी है। भारतीय जो स्टैंड है किस तरह की डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ से रहेगी, और जैसा कि गौरव बता रहे थे कि जिस तरह से चीन ने कुछ इलाकों में आके अपना कब्जा किया, वैसे ही कुछ ऐसे इलाके हैं जो भारत जहां पर बैठा हुआ है जिसको कभी भी क्रॉस नहीं हुई। वापस आते हैं अभिषेक, आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, वापस आते हैं आपके पास। मंजीत नेगी, क्या संसद से रक्षा मंत्री का 2 टूक चीन का नाम लेके बयान देना ये काफी नहीं होता? क्या डिप्लोमेसी में इससे आगे चीजें जाती हैं? रोहित, इससे पहले जब खुद प्रधानमंत्री लेह गए थे तो चीन के का नाम न लेने को लेकर जरूर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अभी जिस तरह की आक्रामक रणनीति इस वक्त सरकार से लेकर सेना ने उठाई है उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि अभी अगर ये कहना हो कि जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत है, चीन बातचीत चाहता है, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत अब सैन्य स्तर पर बातचीत का कोई मायने नहीं है। और हमने देखा कि पिछले 4 महीनों के बाद पिछले 2-3 दिनों में सेना ने अपनी ताकत और लंबी लड़ाई की जो तैयारी है चीन के खिलाफ, वो तैयारी भी मीडिया के जरिए दिखाई। तो ये साफ है सरकार और सेना, सरकार यहां संसद में कहें या फिर देश के अंदर दिल्ली में, पूरी तरह से आक्रामक होकर चीन को घेरने की तैयारी कर रही है। जिस तरह के स्टेटमेंट पहले लोकसभा में राजनाथ सिंह ने दिए और राज्यसभा में आज फिर रक्षा मंत्री ने उस बात को दोहराया। वहीं अब अगर सरहद की बात करें तो सेना पूरी तरह से, खासतौर से 2 इलाके जरूर हैं, फिंगर 5 जहां पर चीनी सेना बैठी हुई है और देप्सांग का इलाका जहां मुश्किलें हैं, लेकिन अब ये तय माना जाए कि सरकार कहीं भी बैकफुट पर या सेना की जो रणनीति है वो पूरी तरह से आक्रामक है इस मुद्दे को लेकर। ठीक है, अभय दुबे, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई,
अभय दुबे जी, उसमें सवाल नहीं पूछे आपने सरकार से। रोहित जी, एक बहुत बड़ी बात खुलकर सामने आई है। हाँ। आपके गौरव जी और अभिषेक जी दोनों ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में चीन घुसा हुआ है, और उन्होंने दूसरे हमारे साथी ने कहा कि आज भी वो वहां बैठा हुआ है कई दौर की बातचीत के बावजूद। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं हमेशा के लिए, जो बार बार बीजेपी आरोप लगाती है। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट करके कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार और वर्क कल्चर एक जैसा है। आजाद भारत के इतिहास में पहला राजनीतिक दल है जिसके चीफ मिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस जिन्होंने लिए वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खर्च पर चाइना गए। फिर भी हम ये आरोप नहीं लगाते कि वो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। इसलिए ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी ने कोई एग्रीमेंट किया है इसलिए हम डेप्सांग तक घुसने देंगे, इसलिए फिंगर फोर तक वो घुसेंगे, ये बात सही नहीं है। हम देश के साथ खड़े हैं। संबित पात्रा जी, आप इस बात को समझिए। आपके तीनों संवाददाता ने इस बात को स्वीकारा कि चीन अंदर घुसा है। प्रधानमंत्री जी ने 19 अगस्त को कह दिया कि वो वहां ना कोई आया है ना घुसा है। राजनाथ सिंह जी स्वीकार रहे हैं। हाँ, कोई चीज का बहुत बड़ा नुकसान। संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर कुलकर्णी साहब से जवाब लेते हैं इस बात का, और अशोक सज्जनहार जी से पूछते हैं जरा इन चीजों के मतलब क्या है जो हो रही हैं। संबित पात्रा फटाफट क्लोजअप। मैं आपको फटाफट एक 2 दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया है, उसका क्लोजअप भी दिखाता हूं और उसका क्या लबोलुबाब है वो बताता भी हूं। बड़े स्पष्ट रूप से इस आर्टिकल ने जो यूएस मैगजीन में छपा हुआ था उसमें लिखा गया है कि जो एग्रेसिव स्टेप चाइना के शी जिनपिंग ने लिया था उसमें कहीं ना कहीं वो हार गए हैं, एंड चाइना शो हैज बीन अ फ्लॉप शो। चाइना का ये फ्लॉप शो रहा है। आप यहां पूरी तरह से इस आर्टिकल को देख सकते हैं। केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व ये आप सेकेंड आर्टिकल को दिखाइए, पूरा विश्व इसको कह रहा है कि शी इज एग्रेसिव मूव्स अगेंस्ट इंडिया अनएक्सपेक्टेडली फ्लॉप्ड। देखिए, इसमें बार बार ये कांग्रेस पार्टी कह रही है हम तो खड़े हैं, हम तो खड़े हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इसको खड़ा होना कहते हैं देश के साथ और आर्मी के साथ, तो आप कृपया करके बैठ जाइए, आप खड़े मत होइए। ये वही कांग्रेस पार्टी है। आप याद करिए, जब आर्टिकल 370 हटाने के लिए अमित शाह जी खड़े ही हुए थे पार्लियामेंट में, तब इनके लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर कहा, क्या आपने पाकिस्तान से परमिशन लिया है? आर्टिकल 370 के बारे में आप इंडिया में और इंडिया के सदन में डिस्कशन करेंगे। क्या आपने पाकिस्तान से परमिशन लिया है? सर, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था रोहित जी। ये इस प्रकार से रोहित जी, मैंने कभी बीच में नहीं बोला। उन्होंने कहा था कि ये बायलैटरल अफेयर है, बिना दूसरे देश के परमिशन के आप डिबेट नहीं कर सकते हैं। देखिए रोहित जी, ये गलत बात है। ये फिर मेरे एलएसी में घुसेंगे, फिर मैं इनको चिल्लाऊंगा, अच्छी बात नहीं। ये शांति से सुन ले, मैंने शांति से सुना था। नहीं, आप बिल्कुल सुनिए, आप बिल्कुल सुनिए। आपका तो संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर भारत और चीन के बीच एलएसी पर बन रही परिस्थिति को लेकर बयान दिया। 48 घंटे में दूसरी बार रक्षा मंत्री ने देश की संसद से चीन को 2 टूक चेतावनी दे दी। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल जुरिस्डिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 और 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान नहीं निकल पाया था। सभापति महोदय, जैसा कि यह सदन अवगत है कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत यह कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है।
सभापति महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए। ये दोनों इस बात पर सहमत हैं। मई महीने के मध्य में सभापति महोदय, चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी हमारी सेना ने की सभापति महोदय। और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को, यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। हम बात कर रहे हैं चीन को लेकर, एलएसी के हालात को लेकर। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की। हमारे साथ हैं संबित पात्रा बीजेपी से, हमारे साथ हैं अभय दुबे कांग्रेस से, हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड संजय कुलकर्णी रक्षा विशेषज्ञ, और हमारे साथ हैं अशोक सज्जनहार साहब जो कि हैं विदेश मामलों के जानकार, पूर्व राजनयिक। चारों से बात करें उसके पहले फटाफट आपको कुछ हिस्सा सुनवाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का जो उन्होंने आज राज्यसभा में दिया। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है जिसकी पुष्ट न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल जुरिस्डिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 और 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान नहीं निकल पाया था। सभापति महोदय, जैसा कि यह सदन अवगत है कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत। तो सुना आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। संजय कुलकर्णी साहब, आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों नेताओं की बात सुनी, आपने जो ग्राउंड रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं आज तक के, उनकी भी बात सुनी। क्या भारत चीन को लेकर सही रास्ते पर नहीं है? क्या भारत से चूक हुई है और हो रही है? रोहित, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत जो मेरे चाइनीज के एक इंस्ट्रक्टर थे, उनका सुपुत्र गौरव सावंत आपके साथ डीबीओ से बात कर रहा है, तो उन्होंने खुद ही देखा होगा और आपने खुद ही सुना होगा वो क्या बता रहे हैं। जहां तक कि चीन और भारत का संबंध है, जो हमारे जो कार्रवाई है, चीन जैसे मैंने खुद देखा है, मैं उनसे डील करता रहा, चीन के कथनी और करनी में अंतर होता है। चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, चीन के दिल में खोट है, और यही कारण है कि रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जितने भी संधियां हैं उनका उल्लंघन करते हुए चीन ने यूनिलेटरली अपने एलएसी को अल्टर करने की कोशिश की, और यही वो कारण है कि आज युद्ध माफिक एक इस तरह के हालात हो चुके हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया है, यही एक कारण है कि आज चीन बैकफुट पर है। अगर 2930 की रात को प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट के ऊपर के बाद अगर हिंदुस्तान प्रिएम्प्टिव तरीके से ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मगर हिल, गुरुंग हिल, रजांगला, रिचेनला ये पकड़ता नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होता, और चीन को शायद साउथ पेंगांगसो में वेल एस्टैब्लिश्ड फुटहोल्ड, पर वो नहीं कर पाए। अब आप देखिएगा जिस तरीके से ये क्या है, पहाड़ों में जो अगर लड़ाई होती है तो माउंटेन्स जो है दे फेवर द डिफेंडर, क्योंकि माउंटेन्स फेवर द डिफेंडर, जिसके पास हाइट्स है वो उस वहां का मालिक है। तो आज की तारीख में वी आर ऑन द फ्रंट फुट, द चाइनीज आर ऑन द बैक फुट। आज अगर पेंगांगसो में नॉर्दर्न बैंक में अगर फिंगर 4 to फिंगर 8 में
वो अगर है, वो मुझे लगता है जाएगा पीछे। अगर नहीं भी जाएगा, अगर नो वॉर नो पीस सिचुएशन में है और रियल एस्टेट लेने की अगर कोशिश भी कर रहा है वो, तो कुछ फायदा नहीं है उसको। अगर कल खुदा ना खास्ता बलू जाता है, पहला काम वो ये करेगा, वहां से पीछे भागेगा, क्योंकि जितने भी नॉर्थ पेगांगसो में फिंगर फोर फिंगर, हम भाई वी आर डोमिनेटिंग फायर एंड ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे नहीं, हम लोगों ने बहुत सक्षम है, हम लोगों ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। कुलकर्णी साहब, आपने कहा कि चीन की कथनी और करनी में अंतर है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या भारत आंखें बंद करके बैठा हुआ था जब चीन ने अपनी कथनी और करनी का अंतर दिखाया? क्या यह भारत का फेल्योर है अगर चीन एलएसी पर ऑल्टरेशन की कोशिश करता है? और क्या इससे पहले चीन ने कभी नहीं किया ऐसा? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी कुलकर्णी साहब, आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं, चीन पहले भी करता है, ऐसे नहीं है कि चीन ने पहले नहीं किया है, चीन पहले करता आया है, लेकिन इस बार के करने में और पहले करने में अंतर है। पहले आता था, हाथापाई होती थी और वापस चला जाता था। एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स थे 93 और 96 पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट के द्वारा बैनर ड्रिल होता था। अगर हमने उनके पेट्रोल को देखा, उन्होंने हमको देखा, तो हम बैनर दिखाते थे, वो वापस चले जाते थे हम। लेकिन 2000 मुझे लगता है पिछले 2-3 साल में थोड़ा बहुत धक्का दुक्का शुरुआत हो गई और उससे भी वो वापस चला जाता था। लेकिन जो 5 मई 2020 में उसने किया है, उसमें अंतर ये है कि वो आया और बैठ गया, और उसके बाद ये जो ट्रांसग्रेशन किया है उसको वो इंक्लूजन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब जैसे रक्षा मंत्री ने कहा, ऑल्टरेशन, यूनिलेटरल ऑल्टरेशन ऑफ द एलएसी करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तो ये बवाल खड़ा हुआ है कि हम उनको नहीं करने दे रहे हैं। हम लोगों ने अब स्टैंड लिया है कि अगर वो करेगा तो फिर हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा कि भाई चीन ने मोबिलाइज किए हैं ट्रूप, इसमें कोई शक नहीं है, तो हमने भी काउंटर में हमने भी मोबिलाइज किया है। अब एक ही बात रोहित कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर, हम लोग अभी स्टेटस को एंटे बात करते हैं। अब स्टेटस को एंटे में मुझे लगता है हमें भी सोचना पड़ेगा कि अब स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 में अगर जाना है तो क्या जितने भी अभी हमने जो हाइट्स पकड़े हैं वो में हमारे को फायदा है, बहुत जबरदस्त फायदा है। अभी को क्या कर लेगा चीन? कुछ नहीं कर सकता है, वो जाएगा। अगर हम स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे जैसे यथास्थिति थी वही, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक, मुझे पता नहीं अभय जी को आपकी बात में हंसी क्यों आ रही है, मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन उसके पहले अशोक सज्जनहर जी, क्या भारत की सरकार या भारत की नीति इस समय चीन के पक्ष की दिख रही है, जैसा अभय जी ने आरोप लगाया कि साहब ये तो चीन के साथ ही खड़े? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बहुत बारी ऐसा, न केवल हमारे जो सैनिक वहां पर खड़े हैं, सीमा पर खड़े हैं और जिन्होंने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, हमारे अगर 20 वहां पर 15 जून को गलवान में सैनिक शहीद हुए, तो चीन ने तो ये नहीं बताया है जो उनके कितने सैनिक मारे गए हैं, परंतु अमेरिका की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, कोई कहता है 43, कोई कहता है 65, कोई कहता है 100 से ऊपर। तो देखिए, हमारे सैनिकों ने बड़ा अच्छी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी बताया गया है जो प्रधानमंत्री गए थे वहां पर 3 जुलाई को बिल्कुल सीधा सीमा पर लद्दाख में, और उन्होंने बताया जो ये विस्तारवाद की नीति खत्म हो गई है। फिर आप वो भी देखिए, जब लाल किले पर 15 अगस्त में प्रधानमंत्री ने एलओसी और एलएसी का दोनों साथ में नाम लिया, तो अगर हमारी दुश्मनी है, एडवर्सरी है पाकिस्तान, तो चीन को भी उसी श्रेणी में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। ठीक है, हमारे विपक्ष के नेता बोलते हैं जो चीन का नाम नहीं लेते हैं, परंतु अब कल और आज में तो चीन का नाम भी बहुत जोर शोर से ले लिया गया है। तो मैं नहीं समझता हूं जो ये चीन के साथ खड़े हैं बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। देखिए, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहूंगा जो हुई है पिछले ये 4 महीने का जो स्टैंड ऑफ रहा है, देखिए चीन अभी तक जहां भी उसने अपनी विजय पाई है, बिना लड़ाई लड़े विजय पाई है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो या किसी देश के विरुद्ध भी, वियतनाम के विरुद्ध, इंडोनेशिया के विरुद्ध, पूरा जो साउथ चाइना सी है उसको एक चाइनीज लेक बना देना बिना फायरिंग वन शॉट, उसने वो की है। और वो ये समझ रहा था जो भारत के साथ भी भारत को अपना साइकोलॉजिकल ऑपरेशन वॉरफेयर वगैरह दिखाएगा और भारत भी उसको सकम कर जाएगा। परंतु आपने देखा है ग्लोबल टाइम्स कैसे दिखाता है, सभी कुछ कैसे दिखाते हैं, पर भारत उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। मेरे विचार से इससे उसको बहुत धक्का लगा है, सदमा, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। और मैं कहूंगा ये न केवल भारत के लिए, न केवल चीन के लिए, परंतु पूरी दुनिया के लिए रोहित जी ये एक संदेश है, क्योंकि चीन हमेशा बताता है जो हम इतनी बड़ी महाशक्ति हैं, हमारे विरुद्ध कोई नहीं खड़ा हो सकता,
हम तो इनविंसिबल हैं। उनका जो ये बड़ा बलून बना रहे थे उसको भारत ने प्रिक कर दिया है, वो बलून एकदम उसका एक्सपोज हो गया है। ओके नहीं एक जी ठीक है, ओके जी। अबे दुबे, अब बोलिए क्यों हंस रहे थे आप जब कुलकर्णी साहब बोल रहे थे? देखिए नहीं, मैं पहले तो ये बड़ी प्रसन्नता होती मुझे, और मैं भी अपेक्षा कर रहा था, जैसे सज्जनहार साहब ने अमेरिकी अखबार का हवाला दिया कि हमने चीन के सैनिकों को मारा, मैं चाह रहा था कि हमारे देश के रक्षा मंत्री जी सदन में कहते हैं, जैसे संबित पात्रा जी रोज डिबेट में कहते हैं, वो भी कहते हैं कि 100 सैनिकों को हमने मार गिराया। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी सरकार ने लगातार उन तथ्यों को इग्नोर किया जो उनको बताए जाते रहे थे। 2015 में चाइना ने व्हाइट पेपर ऑन डिफेंस मिलिट्री स्ट्रेटेजी, उसका पूरे वर्ल्ड वाइड छपा। उसने कहा यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड पर वो काम कर रहा है, सिक्किम पर, अरुणाचल प्रदेश पर, नेपाल पर, ये सारे को एक करने की कोशिश कर रहा है, इसको इग्नोर करते रहे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आगाह करती रही कि सरहदों की हदों के साथ साथ आप व्यापार की हदें भी पार करा रहे हैं, एमएसएमई हिंदुस्तान का स्पॉइल हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं दिया। और अंततः डोकलाम हुआ। डोकलाम में भी हमको यही बताया गया, रोहित सरदाना जी, जो आज बताया जा रहा है। लेकिन 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण जी ने हाउस में स्वीकारा कि वहां पर उस स्ट्राइक जंक्शन पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जहां पर झगड़ा हुआ था, चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। तो हम सब देश के नागरिक एक साथ चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी और आपने कहा तो फिर हटा दीजिए, जो हमारे विदेश मंत्री जी ने चीन के विदेश मंत्री से बात की, और आज भी आप गूगल करेंगे तो एमईए की साइट पर पड़ा है कि ये झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि आपने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया और हमारी साइड एलएसी के हिस्से पर आकर बैठ गई। ये साफ कहा उन्होंने। कुलकर्णी साहब की बात पर सुनिए ना, कुलकर्णी साहब की बात पर इसलिए मैं हतप्रभ था बहुत। रोहित जी, अब मैं बोलूं, हतप्रभ होते तो आप चुप हो जाते एकदम, सन्नाटे में आ गए। हेलमेट टॉप है, वो एलएसी के हमारा हिस्सा है, जहां पर हमने अप्रोच अब किया है। ये एलएसी का चीन का हिस्सा नहीं है। आज मैं रक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट को 2 दिन से सुन रहा हूं। अरे आप चीन के रक्षा मंत्री नहीं है, भारत के हैं। वो कहते हैं चीन का परसेप्शन एलएसी को लेकर है, चीन का वो, अरे हमारा एलएसी का जो परसेप्शन है उस पर भारत दृढ़ प्रतिज्ञ है और अड़ा रहेगा। और असल में बात यह है, आप सब लोग कहते हैं हम एक साथ हैं, लेकिन अपने देश का रक्षा मंत्री आपको चीन का दिखता है, उनको आपकी पार्टी ही चीन की दिखती है पूरी की पूरी। संबित पात्रा, ये कैसा एक साथ है भाई? आप लोग दावा करते हैं हम चीन के खिलाफ एकजुट हैं, कल ऑल पार्टी मीटिंग हो गई है, सब विपक्ष के साथ बातचीत हुई है, सबके सामने सब कुछ रखा है। अगर ऐसा हुआ है तो ये ग्लोबल टाइम्स को आप लोग हर रोज क्लिप क्यों देते हैं टीवी पर बैठकर, फिर जिसको वो चलाए बाद में और बताए कि ये तो आपस में एक साथ नहीं है, हमारे खिलाफ क्या खड़े होंगे? नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने परसों भी लिखा, उससे पहले भी लिखा कि जहां तक हाइपर नेशनलिस्टिक भारत की सरकार है, एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने यूज किया, हाइपर नेशनलिस्टिक भारत की सरकार है, वो डोमेस्टिक फ्रंट में ही ऑपोजिशन द्वारा घेर ली गई है और ऑपोजिशन ही कन्विंस्ड नहीं है। ऑपोजिशन, रोहित जी मैं शांत से बैठ जाता हूं, रोहित जी 5-5 मिनट में इनको सुनूं और ये नॉन स्टॉप यहां पर चिल्लाते रहे, ये कहां की भद्रता है? ये लोग पढ़े लिखे प्रवक्ता है ना रोहित जी? आपने नहीं, रोहित जी आप इनसे बुलवा लीजिए रोहित जी। मैं शांति से बैठता हूं, कोई बात नहीं, मेरा बोलना आवश्यक नहीं है। वो सुनते रहे ना, उन्होंने केवल उंगली उठाई कि मुझे भी मौका दिया जाए। जी अब आप भी सुन लें उनको। बोलिए संबित। देखिए रोहित जी, मुझे कितनी तकलीफ होती है रोहित जी। मतलब यहाँ आर्मी के ऑफिसर बैठे हुए हैं, यहाँ पूर्व राजनयिक बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने पहले कहा था, आज सुबह राजनाथ जी रक्षा मंत्री ने कहा, मतलब हम बैठ के यहाँ पर लड़ेंगे कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। केवल राहुल गांधी विदेश में कहीं बैठ के जो ट्वीट कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बाकी सब झूठे हैं। ये दोनों यहाँ झूठे हैं, मैं झूठा हूं, हमारे रक्षा मंत्री झूठे हैं, पीएम झूठे हैं, ये केवल यही हरि अवतार है। और दूसरी बात देखिए, मैं आपको 2 टूक बता देता हूं क्या प्रॉब्लम है। देखिए पहले क्या हुआ था, आप याद करिए, एके एंटोनी साहब ने एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, आवर चाइना पॉलिसी इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोई रोड नहीं बनाना एंड चाइना इज फार सुपीरियर, एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनके। देखिए पहले हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि बनाते नहीं थे, काम ऐसे ही चल रहा था। मोदी सरकार आई तो उन्होंने बहुत बड़े रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया। चीन जो कि एक विस्तारवादी ताकत है, उसको ये बात नागवार गुजरा कि भैया ये कैसे होगा कि आप यहां पर आके रोड बनाओगे, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
करोगे, तो वो यहां पर आंखें तरारने की कोशिश कर रहा है और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, जिसका कि करारा जवाब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आर्मी दे रही है। देखिए यहां पर बार बार कहा गया कि नहीं, यहां पे दो एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया को एक संदेश गया है, पूरा दुनिया, द होल वर्ल्ड। अब देखिए ट्रंप से लेकर यूएस से लेकर पूरे जापान, ऑस्ट्रेलिया, जिसको आप एक्सपर्ट से पूछिए, क्वाड 4 कंट्री, ये जो क्वाड 4 है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, इनकी मीटिंग हो रही है। इनकी मीटिंग में ये बहुत बड़ा ये जो चुनौती चाइना का था, पूरे विश्व के लिए था, जिस प्रकार से इंडिया ने हैंडल किया है उसको सराहा गया है।